दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर A.K. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर गणेश सहानी जी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि मैं केस टेकिंग पर एक वीडियो तैयार करूं, तो आज का ये वीडियो केस टेकिंग के ऊपर है। दोस्तों, गणेश सहानी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा, जो उनकी वजह से मुझे केस टेकिंग को दोबारा समझने का और पढ़ने का मौका मिला, और मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा। दोस्तों, केस टेकिंग होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में मेन पार्ट है। इसके बिना हर बात अधूरी है, चाहे वो मेडिसिन का सिलेक्शन हो, पोटेंसी हो, सब कुछ फेल अगर हमारी केस टेकिंग प्रॉपर नहीं है। तो केस टेकिंग में बेसिकली हमको करना क्या होता है कि जो पेशेंट की मेंटल कंडीशन है उसको उसकी एग्जैक्ट फिजिकल कंडीशन से मैच करना होता है, और ये समझना होता है कि यही मेंटल कंडीशन उसकी इस फिजिकल प्रॉब्लम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और उन दोनों को मैच करते हुए फिर हमको रेमेडी को फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चलती है। दोस्तों, हैनीमैन सर ने 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में प्रीफेस पार्ट में पेज नंबर 6 पर 2 कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उनको हमको समझने की बहुत ज़रूरत है, और समझना है कि वो किस तरह से उन्होंने दिए हैं और उसके पीछे की उनकी क्या फीलिंग है। उसमें दोस्तों वो लिखते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स appears easy but in reality most difficult and irksome। पहला स्टेटमेंट में कहते हैं कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स देखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन इनको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरे पॉइंट में कहते हैं, होम्योपैथी इज अ सिंपल आर्ट ऑफ हीलिंग, अनवेरिंग इन इट्स प्रिंसिपल एंड इन इट्स मेथड ऑफ अप्लाइंग देम। ये इतने सिंपल हैं, होम्योपैथिक आर्ट ऑफ सिस्टम, होम्योपैथिक आर्ट ऑफ हीलिंग इतनी सिंपल है, इसके प्रिंसिपल्स अनवेरिंग हैं, जो कभी भी वेरी नहीं करते, ऑलवेज फिक्स रहते हैं, और उनको जो मेथड है उसको अप्लाई करना भी बहुत सिंपल है। तो दोस्तों, कब ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स टफ हैं, डिफ़िकल्ट हैं, और कब ये सिंपल है, इन बात को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो जिसमें ह्यूमन इमोशंस की जो इम्पोर्टेंस पर मैंने बनाया था, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस इन होम्योपैथी, दोस्तों उसमें 2 तरह के इमोशंस की हमने बात करी है, लोअर लेवल ऑफ इमोशंस और हायर लेवल ऑफ इमोशंस। दोस्तों, जो लोअर लेवल ऑफ इमोशंस हैं, जो डिजीज्ड इमोशंस हैं, तो अगर फिजिशियन उन लोअर लेवल ऑफ इमोशंस में रहता है तो उसके लिए होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना और उसको अच्छे से समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हैनीमैन सर ने उसको डिफ़िकल्ट कहा। लेकिन अगर फिजिशियन हायर लेवल ऑफ इमोशंस में जाना शुरू करता है या हायर लेवल ऑफ इमोशंस में रहता है, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना ईजी हो जाता है। इसके लिए दोस्तों हम लोग एफोरिज्म 6 के पास चलेंगे, जिसमें हैनीमैन सर ने फिजिशियन की क्वालिटी के रूप में एक अनबाइज्ड क्वालिटी को बताया है कि फिजिशियन अनबाइज्ड होना चाहिए। और जो मैंने इमोशंस की बात करी, उसमें आप देखेंगे एक इमोशन न्यूट्रलिटी का है। जब फिजिशियन उस हायर लेवल ऑफ इमोशन के न्यूट्रलिटी वाले लेवल पर पहुंच जाता है, तो फिर वो अनबाइज्ड फिजिशियन हो जाता है। उसको समझ में आने लगता है कि इस अनबाइज्ड जो फिजिशियन की कल्पना करी हैनीमैन सर ने, वो क्या होता है। तो दोस्तों, फिजिशियन को हमेशा कोशिश करनी है कि वो हायर लेवल ऑफ इमोशंस में ही रहे। जितना जितना वो हायर लेवल ऑफ इमोशंस में अपने आप को पहुंचाता जाएगा, उतना उतना वो उसको होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना इजी होता जाएगा। तो जो न्यूट्रलिटी वाला है लेवल, वो 10th लेवल है। तो
जब फिजिशियन इस न्यूट्रलिटी में आ जाता है, वो अनबाइज्ड ऑब्जर्वर हो जाता है, कीन ऑब्जर्वर हो जाता है, उसके साउंड सेंसेस हो जाते हैं, जिसकी हैनीमैन सर ने एक फिजिशियन की क्वालिटी के रूप में बताया है। दोस्तों, केस टेकिंग के लिए हैनीमैन सर ने हमको एफोरिज्म नंबर 84 से लेकर के 104 तक के एफोरिज्म दिए हैं। हमको इन एफोरिज्म्स को अच्छे से समझना है विद फुटनोट, और समझने के साथ साथ उनके नोट्स तैयार करने हैं, और उसमें जो बातें उन्होंने लिखी हैं, जो सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं कि हम किस तरह से किस सिस्टम के बारे में क्वेश्चनिंग करें, तो उसको हमको फिर रिपर्टरी से कोरिलेट करना है। रिपर्टरी में उस सिम्टम की हमको फुल एक्सटेंट मिलेगी और हम उस सिम्टम को बहुत अच्छे से प्रिसाइज वे में समझ पाएंगे, और फिर उसको हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने इन 84 से लेकर के 104 तक के जो एफोरिज्म हैं, ये 21 एफोरिज्म है, इनमें से 11 पॉइंट्स को बाहर किया है, निकाल लिया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहले तो इन एफोरिज्म्स को हमको सिंगली पढ़ना है, फिर हम इन एफोरिज्म में से एक हैनीमैन सर की फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा फिजिशियन से चाहते हैं कि फिजिशियन उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे और उसको पेशेंट में खोजने की कोशिश करें। दोस्तों, इसी क्रम में हम देखेंगे कि एफोरिज्म नंबर 88 का फुटनोट, जब हम 88 के फुटनोट को पढ़ेंगे तो हैनीमैन सर ने हमसे पेशेंट की मेंटल स्टेट को, पेशेंट के डिस्पोजिशन को, उसके माइंड को और उसके ह्यूमर को, यानी कि उसके भाव को और उसकी मेमोरी को जानने के लिए कहा है। दोस्तों, आप देखेंगे कि हर सिम्टम का जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उससे हम उसके इमोशनल लेवल को समझने की कोशिश करते हैं, पेशेंट के इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम माइंड को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, पेशेंट की मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने माइंड को समझने के लिए साइकेट्री को पढ़ा, और साइकेट्री में से मैंने उन पॉइंट्स को अलग किया जो हमारी ऑर्गेनोन से और हमारी रिपर्टरी से मैच करते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, और ओवरऑल हम माइंड की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर माइंड किस तरीके से काम करता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो माइंड को समझने के लिए दोस्तों साइकेट्री में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कॉन्शियस माइंड और दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है दोस्तों, बेसिकली जब आप देखेंगे तो जो हमारे हायर लेवल ऑफ इमोशंस हैं वो वाइटल फोर्स के इमोशंस हैं, वो हमेशा हेल्दी कंडीशन में रहता है और वो सारे इमोशंस हेल्दी इमोशंस हैं। तो जो वाइटल फोर्स के इमोशंस हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो फोर्स है, वो बेसिकली वाइटल फोर्स है। तो जब वाइटल फोर्स है तो मैंने इसको समझने के लिए एक पिक्चर अभी आपको शो करूंगा। उसमें देखेंगे कि सेंटर में वाइटल फोर्स है और उसके चारों तरफ माइंड है। तो माइंड के नेगेटिव इमोशंस ने उसको घेर रखा है, वाइटल फोर्स को। तो जैसे जैसे ये नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, वाइटल फोर्स की पावर कम होती जा रही है, और वाइटल फोर्स की पावर कम हो रही है तो फिर वो पर्सन डिजीज स्टेट में जा रहा है। और हमको करना क्या है कि इन नेगेटिव इमोशंस को समझ करके सिमिलरिटी के बेस पे वैनिश कर देना है और वाइटल फोर्स की एनर्जी को रिवाइव करा देना है, और इसके बाद फिर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने बताया कि माइंड को समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दोस्तों 10%, 5 to 10% वर्क करता है, और सबकॉन्शियस माइंड 85 to 90% काम करता है। 80 to 90% समझ लीजिए। जो फैकल्टीज कॉन्शियस माइंड को दी गई हैं, कॉन्शियस माइंड बेसिकली प्रेजेंट माइंड है। अभी आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, इस समय जो माइंड वर्किंग में है वो प्रेजेंट माइंड है। प्रेजेंट माइंड से आप चीज़ों को समझ रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो कॉन्शियस माइंड, प्रेजेंट माइंड है, इसके पास सबसे पहली फैकल्टी है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर लाइफ में किसी पर्सन की में क्रिटिकल कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले ये कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है उस क्रिटिकल सिचुएशन में कि किस तरह से मुझे अब एक्ट करना है, क्या मेरे को अब करना है, ये सब कॉन्शियस माइंड बताता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों लॉजिकल थिंकिंग। अगर पर्सन कोई लॉजिकल काम कर रहा है तो उसमें प्रेजेंट माइंड काम करता है, कॉन्शियस माइंड काम करता है। जैसे होम्योपैथिक प्रैक्टिस समझ लीजिए, जो एक लॉजिकल फिनोमेना है, लॉजिकल सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो जो लॉजिकल थिंकिंग जितनी भी है वो सब कॉन्शियस माइंड से होती है, प्रेजेंट माइंड से होती है। तीसरी फैकल्टी है दोस्तों इसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो प्रेजेंट में जो भी चीज़ें डिस्कस होती हैं वो एक शॉर्ट टाइम के लिए सेव होती हैं, तो वो कॉन्शियस माइंड में ही सेव रहती हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी लास्ट फैकल्टी है विल पावर। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्शियस माइंड का, और ये विल पावर के थ्रू ही क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को स्पीड अप कर सकता है। अगर उसकी विल पावर काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तो वो इन क्रिटिकल सिचुएशन में से अपने आप को पर्सन बहुत आसानी से निकाल सकता है, सारे लॉजिकल काम बहुत अच्छे से कर सकता है, लॉजिक्स उसके बहुत अच्छे होंगे। तो ये कॉन्शियस माइंड का मेन फैक्टर है विल पावर। दोस्तों अगर किसी पर्सन की विल पावर स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरू करता है, स्टार्ट करता है इसको स्ट्रॉन्ग करना, तो फिर वो लोअर इमोशन से हायर इमोशंस की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो ये दोस्तों कॉन्शियस माइंड की बात है। जैसे कि हमारे यहाँ रेमेडीज़ हैं विल पावर के ऊपर कि किसी पर्सन की विल पावर कैसी है, जो हम केस टेकिंग में पूछते हैं कि उसकी डिसीजन पावर कैसी है। जैसे विल पावर की अगर हम बात करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह की विल पावर है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको विल पावर के ऊपर डिटेल्स दूंगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव विल और नेगेटिव विल। पॉजिटिव विल में दोस्तों करेजियस, अगर कोई व्यक्ति करेजियस है वो उसकी पॉजिटिव विल है। पॉजिटिव विल भी दोस्तों बैलेंस वे में होनी चाहिए, ये विल भी बैलेंस होनी चाहिए। जैसे जब ये पॉजिटिव होती है तो एक इसकी इम्बैलेंस स्टेट होती है जिसको हम ऑब्स्टिनेसी कहते हैं। तो जैसे कॉस्टिकम है, मर्क है, ये सब ऑब्स्टिनेट रेमेडीज हैं। तो ऑब्स्टिनेसी एक पॉजिटिव विल है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो ये बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए, तभी ये हमको हायर लेवल ऑफ इमोशंस तक ले जा सकती है। तो ये देखना पड़ेगा, उस पर्सन को सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी कि अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग है तो वो क्या स्ट्रांग है। अब जैसे कोई पर्सन क्विक डिसीजंस लेता है, विल पावर का मतलब डिसीजन लेने से ही है। अगर वो बिना सोचे समझे क्विक डिसीजन ले लेता है, जैसे कॉस्टिकम में है, मर्क में है, ये कई पेशेंट आप मिलेंगे कि आपकी डिसीजन पावर कैसी है, आप पूछेंगे तो बताएंगे तुरंत डिसीजन लेता हूँ। तो ये जो है क्विक डिसीजन की जो पावर है, ये इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आने वाले वीडियोस में हम इस विल को डिटेल में लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको पेशेंट में यूज़ करते हैं। कई सारे केसेस हैं जो मैंने विल पावर के रूब्रिक्स को लेकर के सॉल्व किए हैं, तो धीमे धीमे हम आगे वाले वीडियोस में उनको शो करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पास। सबकॉन्शियस माइंड 80 to 90% जैसे हमने डिस्कस किया वर्किंग में रहता है, सबसे ज़्यादा काम करता है। इसका जो मेन फीचर है कि ये पास्ट में और फ्यूचर में रहता है। हमेशा जो भी बातें होंगी ये पास्ट की बातें करेगा या फ्यूचर की बातें करेगा। और इसके पास दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है जो इमोशंस की और फीलिंग की। तो इमोशंस और फीलिंग को ये पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है और उन इमोशंस के थ्रू अपने आप को प्रस्तुत करता है। जैसे कोई व्यक्ति, एक पेशेंट को लेते हैं, एक पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई खाई, दवाई खाने के
2 दिन बाद तक मुझे काफ़ी परेशानी हुई। 2 दिन बाद मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरे को ये तकलीफ़ें हुई, इतना सब कुछ हुआ, मैं 2 दिन तक काफ़ी परेशान रहा। तो मैंने उससे फिर जब वो शांत हो गया तो उससे पूछा कि आज आपका क्या हाल है। तब वो कहता है कि आज मुझे आराम है, अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि उसने जो बात करी वो पास्ट की बात करी, प्रेजेंट की कोई बात ही नहीं करी कि आज उसका क्या हाल है। तो हम जब उसके साथ बैठते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कौन सा माइंड वर्किंग में है, ये किस तरह से अपने इमोशंस को शो कर रहा है, और हम उससे समझने लगते हैं कि ये अपने किस माइंड को हमारे सामने शो कर रहा है। दूसरा पेशेंट है दोस्तों, वो जब आता है तो उसका प्रश्न रहता है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, मेरी परेशानी कब तक सॉल्व हो जाएगी सर। इस तरह के जो प्रश्न करता है, जो एंग्शियस है, जो फियरफुल है, वो बेसिकली फ्यूचर में रहता है। तो आप देखेंगे कि जब प्रैक्टिस को आप अपनी इस एंगल से सोचने की कोशिश करेंगे पेशेंट के बारे में, तो आप इसको समझने लगेंगे कि पास्ट की ये बातें कर रहा है पेशेंट या फ्यूचर की बातें कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। वो पास्ट और फ्यूचर में रहते हुए इन इमोशंस के साथ अपने आप को प्रस्तुत करता है। इसके बाद दोस्तों इसके पास एक फैकल्टी है सबकॉन्शियस माइंड के पास, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वो जो फैकल्टी है वो फैकल्टी हमको जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। उसका नाम है बिलीव्स। उस पर्सन के बिलीव्स कैसे हैं? बिलीव्स दोस्तों ये उसके बचपन से ही बनने तैयार होते हैं कि जिस तरह के वो फैमिली बैकग्राउंड में अपने आप को धीमे धीमे ग्रोन अप करता है, किस फैमिली बैकग्राउंड में वो तैयार हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति आज की डेट में 40-45 की एज में आकर के और डायबिटीज़ से सफ़र करता है, तो डायबिटीज़ तो उसको आ जाई है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि इसका फैमिली जो बैकग्राउंड रहा है वो किस तरह का रहा है। जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट आएगा तो वो आपको कहेगा साहब मेरे फैमिली में ये मेरे को जेनेटिक बीमारी है, मेरे दादाजी को भी थी, मेरे फादर को भी है और मुझे भी है। तो दोस्तों हमको ये समझना होगा कि उनके फैमिली का बेसिक ट्रेंड क्या है। तो ये हमको कहीं ना कहीं जो मियाज़्म की इम्पोर्टेंस है उसकी तरफ ले जाता है। तो जिसमें मैं आगे मियाज़्म पर जब वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा, केसेस के साथ बताने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कि डायबिटीज़ वो खुद हमको हिंट दे रहा है कि मेरे फादर को थी, मेरे ग्रैंडफादर को थी, तो इसका मतलब ग्रैंडफादर से हमको उसकी हिस्ट्री टेकअप करनी है और उसके बिलीव्स को देखना है। जैसे उसकी फैमिली मान लीजिए साइकोटिक मनी माइंडेड रही है, शुरू से उसमें बिजनेस रहा है, तो आप देखेंगे कि अटैचमेंट उसका मनी से किस तरह का है। तो आज जाकर के उसको डायबिटीज़ मिली या कोई और भी सिचुएशन है, तो हम डायबिटीज़ के लिए किस तरह की सिचुएशन को उसकी बैकग्राउंड से कोरिलेट कर पाते हैं। डायबिटीज़ तो आज है लेकिन उसकी सिचुएशंस उसके ग्रैंडफादर से चल रही हैं। तो हमको ग्रैंडफादर से पूरी हिस्ट्री को लेकर के उसके बिलीव्स को समझना होगा कि जो आज उसको ये डिजीज़ प्रेसिपिटेट हुई है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई बच्चा किसी फैमिली में जन्म लेता है और उस फैमिली में सारे के सारे लोग विभिन्न प्रकार के पदों पर हैं। उनकी पोजीशन, कोई IAS है, कोई PCS है, कोई डॉक्टर है। तो उसकी अपब्रिंगिंग उस माहौल में हुई है, तो वो धीमे धीमे उसी की तरफ अपने कैरियर को चुनने की कोशिश करता है, उसी माहौल के थ्रू कोशिश करता है। लेकिन इन केस अगर उसका वो कैरियर नहीं हो पाता जो उसने डिसाइड किया, तो फिर वो होपलेस, अपैथी, इंडिफरेंस इसकी तरफ चला जाता है दोस्तों। और स्वाभाविक सी बात है कि जो काम फिक्स नहीं है उसको वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से फिक्स करता हुआ चला आ रहा है, जो कि गलत है। तो इस तरह से जब हम फैमिली बैकग्राउंड को टेकअप करते हैं तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें हमको इस
को, बिलीफ्स को समझ करके अप्लाई करते हैं जब रूब्रिक्स को, तो फिर केस ठीक होने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी फैकल्टी है इसके पास, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है उस पर्सन की एबिलिटी, वो कितना एबल है। तो आप देखेंगे कि रिपर्टरी में हमारे पास एबिलिटीज़ के ऊपर बहुत सारे रूब्रिक हैं, जैसे एबिलिटी फॉर आर्ट, एबिलिटी फॉर फिलॉसफी। तो इस तरह से इनको हम कोरिलेट करेंगे रिपर्टरी के साथ। तो दोस्तों जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनको वो इमोशंस और फीलिंग के साथ ही सबकॉन्शियस माइंड शो करेगा। जो पैटर्न शो करने का है वो इमोशंस और फीलिंग के थ्रू ही है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आता है जो उसकी हैबिट और एडिक्शंस। हैबिट दोस्तों कहीं ना कहीं हमको डिस्पोजिशन के लिए लिंक देती है, कि जैसे उसको किसी चीज़ की हैबिट है, मान लीजिए स्मोकिंग करता है और उसको स्मोकिंग करने के लिए रोका जाएगा, तो उसका कौन सा इमोशन काम करता है कि वो एंग्री हो जाता है, कि वो ग्रीफ में चला जाता है, कि वो गिल्ट में चला जाता है जब उसको रोका जाता है। तो हमको ये समझना होगा कि ये हैबिट जो है उसको किस तरह के डिस्पोजिशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। तो ये हम उसकी जब आदतों को पूछते हैं, हैबिट्स क्या आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं, तो फिर हमको समझ में आता है। वो बताता है कि मेरी ये आदतें, ये अच्छी आदतें हैं, ये गंदी आदतें। तो फिर हम उसको उसकी फीलिंग और इमोशंस के साथ जोड़ना शुरू करते हैं कि अगर वो उसके साथ ना हो, चाय पी रहा है, चाय की हैबिट है, मॉर्निंग में चाय पीता है, अगर उसको नहीं मिले तो फिर उसको क्या रिएक्शंस रहते हैं, क्या इमोशंस उसको आते हैं। तो इस तरह से इसकी जो फैकल्टीज़ हैं उसको हमको इमोशंस के साथ जोड़ना है, क्योंकि ये अपने आप को इमोशंस के साथ ही हमको बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, उन इमोशंस को ही रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों इसके बाद जो इसका पॉइंट आता है उसमें इमेजिनेशंस आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशंस बहुत करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति किसी एक सर्टेन बिलीफ में पैदा हो रहा है, कि उसको किसी पोस्ट के लोगों के बीच में वो पैदा हो रहा है, तो उसने उस पोस्ट को लेकर के एक इमेजिनेशन तैयार कर लिया। इस इमेजिनेशन के थ्रू ही उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है जो रिपोर्टर है, उसका 8-9 साल का बेटा है। तो वो मेरे एक दूसरे फ्रेंड के पास मिलने के लिए जाता है। तो जो दूसरा मेरा फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि जब वो मेरे सामने बैठा चेयर पे, तो एक पैर के ऊपर रख के बैठा, हाथ उसके फोल्ड थे, और काफ़ी देर तक उससे बातचीत हुई। अंकल मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। और फिर जब वो चलने को हुआ तो उसने बोला कि अंकल आई एम सॉरी, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाया। तो आप देख सकते हैं कि वो जिस बैकग्राउंड में उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है और उसमें वही फीचर्स डेवलप होते जा रहे हैं, तो उसमें 8-9 साल की उम्र में जो फीचर्स होने चाहिए, जो बचपन के फीचर्स होने चाहिए, वो न हो करके वो एक वेल बिहेव्ड और एक एज ए रिपोर्टर की तरह बात कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उसका डिस्पोजिशन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर दिया है। तो ये एक बिलीफ्स का और इमेजिनेशन, अब उसने अपने आप को एज ए रिपोर्टर इमेजिन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसमें इमेजिनेशंस पे हमारी रिपर्टरी के अंदर रूब्रिक हैं डिल्यूजन्स। तो उन एक एक डिल्यूजन को आप समझने की कोशिश करिए। वैसे मैं समय समय पे आपको डिल्यूजन्स को लेकर के कैसे केस सॉल्व होते हैं वो मैं आपको केसेस के थ्रू बताता रहूँगा। तो इमेजिनेशंस, डिल्यूजन्स, तो अब ये बच्चा जिस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस तरह से आज अपनी पर्सनैलिटी को, अपने डिस्पोजिशन को रिफ्लेक्ट करना है, तो हमको उसके रियल इमोशंस को समझना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों हो गया और उसके अंदर वो क्या इमेजिनेशंस हैं, वो अपने आप को अब क्या समझ रहा है। कि डिल्यूजन ग्रांट समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, या बहुत जो है मैं, जैसे एक रूब्रिक है डिल्यूजन क्राइस्ट के, उसने भगवान ही समझना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम डिल्यूजन्स को यूज़ करते हैं दोस्तों रिपर्टरी में। इसके बाद दोस्तों फैकल्टी है इंट्यूशंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोग पहले से ही चीज़ों को महसूस कर लेते हैं कि ऐसे इंसिडेंसेस होने वाले हैं, ऐसी घटना होने वाली है,
इसके ऊपर भी हमारी रिपर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इसके बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी की फैकल्टी है इसके पास। लॉन्ग टर्म मेमोरी में दोस्तों जो उसने कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को समझा और जो उसके जहन में उतर गई, जो उसके परमानेंट हो गई, उसने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर दी और वो हार्ड डिस्क की तरह उसमें सेव हो गई। इसके बाद दोस्तों फैकल्टी आती है वैल्यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैल्यूज़, वो अपनी सेल्फ की क्या वैल्यू को समझता है। दोस्तों एफोरिज्म 9 में हैनीमैन सर ने जो एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू बताई है, वो उन्होंने कहा है एफोरिज्म 9 में कि हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ही उसका मेन काम है। जैसे उसको हमेशा ये प्रयास करता रहना चाहिए, चाहे वो फिजिशियन है या वो पेशेंट है, कि वो हायर इमोशंस तक कैसे पहुंचे, हायर इमोशनल लेवल में कैसे रहे। तो ये उसका बेसिक काम है जो हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए बताया है। और तभी वो डिजीज़ फ्री हो सकता है अगर वो हायर इमोशंस में जाता है। तो फिजिशियन का बेसिकली काम क्या है कि वो लोअर इमोशन में सफ़र करने वाले उस पेशेंट को उस कुएं से बाहर खींच करके हायर इमोशंस में ले जाए विद द हेल्प ऑफ रेमेडी। तो जो रेमेडीज़ उन इमोशंस के ऊपर बेस्ड हैं, उन लोअर इमोशंस के ऊपर बेस्ड हैं, और इस तरह से दोस्तों फिजिशियन को काम करना है। वैल्यूज़ का मैं आपको बताता हूँ। जैसे यही जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसके लिए क्या चीज़ वैल्यू हो गई कि इसने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया। उस इमेजिनेशन में इसको ऐसी क्या वैल्यू मिल गई, ये अपने आप को अब क्या समझने लगा, तो ये उसकी वैल्यू का पार्ट है। वैल्यू में दोस्तों जैसे सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, कि जब उसको किसी ने क्रिटिसाइज किया तो उसने अपनी वैल्यू को कम समझ लिया कि मुझे इसने क्रिटिसाइज क्यों किया, जबकि उसको अपनी सारी वैल्यू हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए लगानी है, लेकिन उसने सारी वैल्यू उस पर्सन के लिए लगा दी जिसने उसको क्रिटिसाइज किया। सेंसिटिव टू रूडनेस, अगर किसी ने उससे कठोरता से बात करी तो उससे वो अफेक्ट हो जाता है। इन सारी सिचुएशंस को लेकर के जब हम रूब्रिक को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो उसकी ये सेंसिटिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं कि अब अगर उससे कोई रूडली बात करता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर वो क्रिटिसाइज कोई करता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये उसकी सेल्फ की वैल्यूज़ हैं। मैं इन सारे जितनी भी फैकल्टीज़ हमने सबकॉन्शियस माइंड की पढ़ी हैं, इनको डिफरेंट केसेस में आपको दिखाता रहूँगा। समय समय पर मैं आपको केस के थ्रू इन चीज़ों को बताता रहूँगा। उसके बाद दोस्तों ये हमने हैनीमैन सर के एफोरिज्म 88 के फुटनोट को समझने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं कि हैनीमैन सर ने और हमसे केस टेकिंग में किन किन बातों को समझने के लिए डायरेक्शंस दी हैं। दोस्तों सेक्शन 84 को जो केस टेकिंग शुरू हुई है, उससे पहले जो सेक्शन 83 हैनीमैन सर ने इंडिविजुअलाइजेशन पे दिया है, तो यही वो सारी फैकल्टीज़ हैं जो उस पर्सन को इंडिविजुअलाइज करती हैं, जो उसकी मेंटल स्टेटस है, जो उसका स्पिरिचुअल लेवल है, इसी लेवल से वो पर्सन दूसरे पर्सन से डिफर होता है। तो इस स्पिरिचुअल लेवल को, किसी भी पर्सन के मेंटल स्टेटस को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको फिर प्रॉपरली उस डिजीज़ के साथ कोरिलेट करना और भी ज़रूरी है। जब ये कोरिलेशन एक प्रॉपर एस्टैब्लिश हो जाता है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हाँ यही मेंटल स्टेट उसके इस फिजिकल डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो फिर हम उन दोनों को टोटलिटी बना करके जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो फिर देखेंगे आप कि डिजीज़ जो है प्रिंसिपली ठीक होने लगती है, सारे फंडामेंटल्स को फॉलो करते हुए ठीक होने लगती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट में लिखते हैं कि आपको उसके अगर वो कुछ नहीं बता पा रहा है तो आप उसके फ्रेंड्स को बुला सकते हैं। अगर आपको लगता है उसकी मदर उसके साथ ज़्यादा फैमिलियर हैं, वो सारी चीज़ें मदर से शेयर करता है, तो आप मदर को, फादर को, उसके फ्रेंड्स को, किसी को भी बुला सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, एफोरिज्म 84 में वो ये कहते हैं कि आपको जब पेशेंट अपनी हिस्ट्री नरेट कर रहा है तो आपको उसको इंटरप्ट नहीं करना। अगर आप इंटरप्ट कर देंगे तो उसके थॉट्स की जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी।
यानी कि आप देखिए कि हर एफोरिज्म में हैनीमैन किस बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि उसके थॉट्स की ट्रेन नहीं टूटनी चाहिए, उसकी जो चेन चल रही है वो चेन नहीं टूटनी चाहिए। अगर वो चेन टूट जाएगी तो फिर वो अपने इमोशंस के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी और हमको वो प्रॉपर फीलिंग, प्रॉपर इमोशंस नहीं मिल पाएंगे जिसके ऊपर हमें सिलेक्शन करना है। तो उसकी बात को हमको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से सुनना है और समझना है। इसके बाद दोस्तों एफोरिज्म 87 में वो कहते हैं कि हमें उससे कोई भी सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं पूछना है। जब फिजिशियन की पूछने की बारी आएगी तो उसको सजेस्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछने, जिसमें सजेस्टिव क्वेश्चंस का मतलब है जिसमें वो हाँ या ना का जवाब दे दे। हमको उसकी हर सिम्टम की, हर बात की फुल डिटेल्स चाहिए। जब तक वो फुल डिटेल ना दे तब तक हमको उससे क्वेरीज करती रहनी है, लेकिन वो सजेस्टिव ना हो। हम अपनी तरफ से इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करें कि उसमें कहीं वो हाँ या ना में जवाब ना देते। इस बात को बहुत हैनीमैन सर ने इम्पोर्टेंस दी है और हमको भी समझ करके इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चंस आप जब भी फ्रेम कर पाएंगे जब आप खुद न्यूट्रलिटी के लेवल पर होंगे। जब आप न्यूट्रलिटी के लेवल पे होंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से पेशेंट को समझ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों 88 हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें मेंटल स्टेट की बात करते हैं। एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफोरिज्म 90 का फुट नोट। उसमें देखिए पेशेंट बिहेव ड्यूरिंग द विजिट। ड्यूरिंग द विजिट वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उससे आप समझ जाएंगे कि वो क्या चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये जो बच्चा था फ्रेंड का, वो एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठ गया, तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके पास इस एंट्री पॉइंट्स आपको मिलेंगे। या कहीं ना कहीं जब हम इसकी बैक हिस्ट्री में जाएंगे, पेरेंट्स की हिस्ट्री लेंगे और इसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, तो फिर हमको कुछ ना कुछ मिलेगा ये इस तरह से क्यों बैठा है। तो इस तरह से जो फर्स्ट विजिट में जो उसकी पोस्चर है उसको समझना, उसके बाद उसके मूड्स को समझना, ये एफोरिज्म 90 में सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद दोस्तों एफोरिज्म 92 में वो एक्यूट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। एक्यूट डिजीज़ में चूँकि सब कुछ उसकी मेमोरी में फ्रेश रहता है तो वो आपको उसके एग्जैक्ट कॉज को बता देगा। एफोरिज्म 5 में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक्यूट डिजीज़ में हमको एलिमेंट फ्रॉम देखना है, यानी कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिजीज़ देखना है कि किस वजह से उसको ये एक्यूट डिजीज़ हुई। क्या वो मेंटल ट्रॉमा है या वो फिजिकल ट्रॉमा है। क्रॉनिक केस में दोस्तों फंडामेंटल कॉज यानी मियाज्म को फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करी है, उसी तरह से हम उसके मियाज्म को भी वहीं से समझने की कोशिश करेंगे जो उसकी पेरेंट से उसको मिला है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आज हमने केस टेकिंग के बारे में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझा, और अब हम इसकी जो फैकल्टीज़ हैं उनको रेपर्टरी के साथ कोरिलेट करेंगे, जिससे हमको उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन, लाइफ की सिचुएशन के साथ उसको मैचअप करेंगे, तो वो हमको उसके सारे इमोशंस और फीलिंग्स का पता लग जाएगा। तो फिर हम मेडिसिन का सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग, उसकी नेचर, उसके डिस्पोजिशन के अकॉर्डिंग उस मेडिसिन को मैच करेंगे। तो केस टेकिंग में दोस्तों इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको केसेस के साथ और फिर डिस्पोजिशन की बात भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।